सूरजगढ़ के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था विश्वनाथ मिश्र का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी काव्या, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी निशा, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थीं, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, निशा के मन में एक अजीब सी जलन घर करने लगी। गांव में लोग काव्या की तारीफ करते थे। काव्या तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी शांत और दयालु। हाँ, सही कहा। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें निशा के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थी। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब काव्या की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना शक्ल है ना अकल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। काव्या को ये सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था निशा मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन विश्वनाथ मिश्र ने दोनों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। काव्या ने सिर झुका लिया, जबकि निशा की आंखों में चमक आ गई। पहले काव्या के लिए शाम का रिश्ता आया। शाम गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया। अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। निशा की बात पर काव्या ने कुछ नहीं कहा, जबकि विश्वनाथ ने कहा, हाँ, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। काव्या उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। वहीं दूसरी तरफ निशा के लिए राकेश का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही निशा का घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। विश्वनाथ ने निशा को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। काव्या शादी करके शाम के साथ उसके घर आ गई। शाम का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ बोरियों में रखा अनाज। काव्या, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी न। मुझे कुछ नहीं चाहिए श्याम, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। उधर जब निशा अपने ससुराल पहुंची, तो आलीशान घर और चमकताती गाड़ियां। वाह, इतनी दौलत, शोहरत, सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश है। अब तो काव्या मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत और शोहरत के गुरूर ने निशा का घमंड दुगना कर दिया था। ओए लता, इधर आ, ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ, जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ, और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को बोलो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया और दोनों बहनें मायके पहुंची। काव्या में साधारण साड़ी पहनी थी, तो निशा ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां थीं और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थी। तभी निशा ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ काव्या, कैसा चल रहा है सब? श्याम जी तुम्हें खाना देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? निशा की कड़वी बातें सुनकर काव्या का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर निशा को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। दिन गुजरने लगे। काव्या की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति शाम के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते काव्या थककर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुनो काव्या, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? अरे नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, और मुझे क्या चाहिए? हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाएंगे? क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह शाम ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से काव्या को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां शाम अपनी पत्नी काव्या से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ निशा को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था।
लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब निशा नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास सावित्री ने उसे देख लिया। अरे बहू, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती है उसके तौर तरीके पता है कि नहीं? अरे तू अब झोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी। गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर निशा का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छिन गई थी। शुरुआत में निशा की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियाँ, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी हैं। राकेश दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन निशा ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? राकेश ने निशा की बात सुनकर बड़े ही सख्त लहजे में जवाब दिया, औरत हो, औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। निशा, जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो राकेश की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि राकेश का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया था। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और राकेश की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। राकेश का बहुत पैसा फंस गया और सास सावित्री का लहजा भी निशा के लिए बदल गया। बहू, अब साज श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। ये गहने जेवरात मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह निशा ने अपने सारे गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो निशा एक रानी की तरह रहती थी, उसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर शाम ने एक नया फैसला किया। उसने कहा, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। काव्या ने भी शाम की हिम्मत बढ़ाई। जी, जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है काव्या, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताज़ा फल सब्जियां उगाकर वहां बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूँ। हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और शाम उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब शाम सब्जियां बेचकर वापस घर आया, अरे सुनो काव्या, बाहर तो आओ जरा। शाम की आवाज सुनकर काव्या घर से बाहर आई तो उसने देखा कि शाम के हाथ में कुछ बैग लटके हुए थे। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे काव्या, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज मैं 10,000 की सब्जियां बेच आया। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अजी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसी ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे। हाँ काव्या, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। अजी, ये भी कोई कहने की बात है। आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? पहले अंदर तो चलो, सब बताता हूँ। इस तरह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और शाम वो बैग काव्या के हाथ में देते हुए कहता है, काव्या, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। जब काव्या ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियां रखी हुई थी। अजी, ये तो बहुत सुंदर साड़ियां हैं। क्या मेरे लिए है? नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। ये सुनकर काव्या के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया। ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। अरे मेरी फूलमती, मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती हैं क्या? ये सुनकर काव्या मुस्कुरा देती है। इस तरह शाम की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। काव्या ने पैसों का हिसाब रखना शुरू किया। उसने एक एक रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की माँ की बरसी थी तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियाँ पहनी हुई थी। अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या होगा, लेकिन काव्या का पता नहीं।
सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा। नहीं नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। श्याम ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। ये सुनकर निशा की जलन और भी बढ़ गई। खैर, कुछ ही दिन बाद राकेश की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए। सास सावित्री का गुस्सा निशा पर टूटने लगा। वो दिन रात निशा को ताने मारने लगी। अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? हमने तुझसे राकेश की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो राकेश की मदद तो करते। ये सुनकर निशा को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे गुरूर हो रहा था, वो सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरफ जहां काव्या की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ निशा की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। निशा रसोई के एक कोने में बैठी थी। रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करमजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। न मायके से पैसा लाई, न किस्मत लाई। कुलक्षणी है तू, कुलटा। ये सब सुनकर भी राकेश चुप था। उसकी चुप्पी निशा के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। निशा को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह राकेश की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर पर भी बिकने की नौबत आ गई थी। सास सावित्री ने बेरुखी आवाज में कहा, तू अपने मायके चली जा कुलटा। यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं हैं। निशा का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब निशा अपने मायके पहुंची तो विश्वनाथ मिश्रो से देखकर चौंक गए। बेटा निशा, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? और तेरी आंखों में आंसू? क्या हुआ मेरी बच्ची? अपने पिता की आवाज सुनते ही निशा फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा। मैं कहीं की नहीं रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। विश्वनाथ निशा को घर के अंदर ले गए, लेकिन निशा लगातार रो रही थी। इसलिए विश्वनाथ ने अपनी बड़ी बेटी काव्या को फोन किया। हेलो बेटी काव्या, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही। बताइए क्या हुआ? बेटी काव्या, वो निशा को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। इस तरह विश्वनाथ मिश्र ने पूरी बात बता दी। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर आती हूँ। जब काव्या अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा निशा के कमरे में गई। निशा दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। ओह, तो अब हमारी ताड़का इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी? ये सुनकर निशा ने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहे थे। अचानक निशा उठी और काव्या के पैरों में गिर पड़ी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। निशा का ये रूप देखकर काव्या सन्न रह गई। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। काव्या ने ढाढ़स बंधाते हुए निशा को उठाया। रो मत बहन। बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है। पैसा नहीं, इंसान बड़ा होता है। ये सुनकर काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने निशा को गले से लगा लिया। अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती है। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन काव्या ने श्याम से बात की। श्याम, मैं चाहती हूँ कि निशा हमारे साथ काम करे। इससे वो ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। ठीक है काव्या, जैसा तुम चाहो। निशा तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वो मेरी भी बहन है। निशा श्याम और काव्या के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना और शाम के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। निशा के हाथ छिल गए, कमर दुख गई।
मैं ये सब नहीं कर सकती काव्या, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। हिम्मत मत हार निशा, मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। निशा ने श्याम और काव्या के साथ मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। श्याम और काव्या ने निशा का साथ दिया और जल्द ही निशा और काव्या ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही निशा और काव्या का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन राकेश विश्वनाथ के घर आया। नमस्ते पिताजी, निशा कहाँ है? अब तुझे निशा से क्या काम है? उसे दिया दुख काफी नहीं था क्या, जो तू फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने? ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं निशा को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं इतनी परेशानियों के बीच क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। बेटा, जो इंसान सही गलत ना समझ पाया इसलिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? वो मेरी बेटी को इंसान नहीं कोई सामान समझता हो। ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। राकेश बोल ही रहा था कि तभी पीछे से काव्या और निशा भी वहां आ गई। राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं निशा को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए? काव्या, तुम बीच में मत बोलो, मैं निशा से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। राकेश की बात सुनकर निशा ने तीखे अंदाज में कहा। मिस्टर राकेश, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं और मुझे ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या मजाक है, मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो राकेश, बिन पेंदे के लोटे की तरह, जो आज यहाँ तो कल वहाँ। अपनी हद में रहो निशा, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाइए यहाँ से, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना, अब जा यहाँ से। इस तरह राकेश आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की और काव्या और श्याम ने मिलकर निशा के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा और निशा की शादी कृष्ण से करवा दी। और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी।